मैं राजेंद्र कुमार सिंह, सह-आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज हम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर में ब्रिटिश संवैधानिक परंपराओं का अध्ययन करेंगे। परंपराएं कानून के सूखे ढांचे पर मांस चढ़ाने का कार्य करती है, कानूनी संविधान को कार्यरूप देती है तथा उसे प्रगतिशील समाज व राजनीतिक विचारों के अनुकूल बनाए रखती है। ऑगर जिंक के कथन के अनुसार व्यक्ति के जीवन में जो स्थान आदत या स्वभाव का होता है, राज्य के जीवन में वही स्थान प्रथाओं और परंपराओं का होता है। पुराने संविधानों और भूतकाल के प्रति अति सम्मान रखने वाले देशों में प्रथाएं एवं परंपराएं बहुत अधिक प्रभावशाली होती है। अन्य दूसरे देशों में भी प्रथाओं और रूढ़ियों द्वारा संविधान के विकास एवं विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। ब्रिटेन के संविधान में परंपराओं का अत्यधिक महत्व है क्योंकि इसमें लिखित अंश अत्यल्प है। इसका मूल स्रोत संवैधानिक प्रथाएं हैं। दूसरी तरफ लिखित संविधान वाले देशों अमेरिका, भारत इत्यादि में अनेक संवैधानिक प्रथाओं का चलन हो गया है। वर्तमान में लिखित संविधानों के साथ साथ यदि वैधानिक परंपराओं की अपेक्षा की जाए तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों का अध्ययन सही रूप से नहीं हो पाएगा। प्रथाओं पर केवल ब्रिटिश संविधान का एकाधिकार नहीं है, जैसा कि विलियम्स वर्ड्सवर्थ ने कहा है, जहाँ भी शासन शक्ति भिन्न भिन्न व्यक्तियों में अथवा संस्थाओं में नहीं तो वहाँ इन परिपाटियों अथवा वैज्ञानिक परंपराओं का विकास प्रत्येक काल में प्रत्येक स्थान पर होना चाहिए। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्व। ब्रिटिश संविधान में अभिशप्तों का बहुत महत्व है। वस्तुतः स्थिति यह है कि परंपराओं और अभिशप्तों के बिना इंग्लैंड का संविधान क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश संविधान अंशतः लिखित और अंशतः अलिखित है। केवल इतना ही नहीं, उसका लिखित भाग अलिखित भाग की तुलना में बहुत थोड़ा है। संविधान का लिखित भाग अपूर्ण है, उसमें कई बातें छुटी हुई है। इन रिक्तियों की पूर्ति परंपराओं द्वारा की जाती है। ब्रिटिश विधान एक अस्थिपंजर जैसा है। परंपराएं मांस के समान है। परंपराएं संविधान को बदलती हुई सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुकूल ढालती है। अतः ब्रिटिश संविधान के क्रियान्वयन में परंपराएं महत्वपूर्ण योगदान करती है। इन्होंने संविधान के क्रियान्वयन को सरल बनाया। जहाँ संविधान के क्रियान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हुई है, वहीं किसी परंपरा ने तुरंत आगे बढ़कर वह उलझन दूर कर दी। परंपराओं के महत्व का कारण यह भी कि इनके कारण ब्रिटेन का संविधान लचीला हो गया है। विल्फ्रेड हैरिसन ने लिखा है, संविधान के इसी लचीलेपन के कारण ही यह शासन व्यवस्था कई तूफानों का सामना कर पाई। इसी कारण डायसी ने लिखा है कि जो कि व्यक्ति ब्रिटिश संविधान का अध्ययन करना चाहता है, उसको परंपराओं पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना संविधान की लिखित विधियों पर। परंपराएं संविधान की मूल शक्ति है। ये ब्रिटिश संविधान की व्यवहार संहिता है। ब्रिटिश संविधान की परंपराएं, अर्थ और परिभाषा पर हम चर्चा करेंगे। ब्रिटिश संविधान में परंपराओं का महत्वपूर्ण योग रहा है। इन्होंने संविधान की कार्यविधि को बहुत अधिक प्रभावित किया है। ये परंपराएं विधि नहीं है, इन्हें न्यायालयों द्वारा मान्यता नहीं दी जाती, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर न्यायालय कोई दंड नहीं दे सकता। परंतु ये परंपराएं इंग्लैंड के राजनीतिक जीवन में इतनी गहरी बैठ चुकी है कि उनका उतना ही दृढ़ता से पालन होता है जितना संसद द्वारा पारित कानूनों का। विभिन्न लेखकों ने परंपराओं की अलग अलग परिभाषाएं की है। डायसी ने परंपराओं की परिभाषा करते हुए लिखा है, ये ढंग निर्धारित करने वाले नियम हैं जिस ढंग से सम्राट के स्वेच्छाचारी अधिकारों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और के अनुसार परंपराएं उन समझौतों, आदतों या प्रथाओं से मिलकर बनती है जो राजनीतिक नैतिकता के नियम मात्र होने पर भी बड़ी से बड़ी सार्वजनिक सत्ताओं के दिन प्रतिदिन के संबंधों और गतिविधियों के अधिकांश भाग का नियमन करते हैं।
J.S. मिल इनको संविधान के अलिखित सूत्र कहता है। एंसन इनको संविधान की रूढ़ियाँ कहता है। फाइनर के अनुसार परिपाटियाँ राजनीतिक आचरण के वे नियम हैं जिनकी स्थापना परिनियमों, न्यायिक निर्णयों और संसदीय परंपराओं के अंतर्गत नहीं बल्कि इनसे पृथक उनके पूरक रूप में उनके विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होती है। जेनिंग्स ने परंपराओं की व्याख्या करते हुए लिखा है, विधि के बाहर कुछ नियमों का ताना बाना होता है जो विधि से असंगत नहीं होता पर जिसे कानून मान्यता प्रदान नहीं करता, जो विधि के नियमों के समान ही निश्चितता के साथ वर्णित किया जा सकता है। इन नियमों को आजकल सामान्यतः संवैधानिक परंपराओं के नाम से पुकारा जाता है। परंपराओं को राजनीतिक नैतिकता के नियम भी कहा गया है। अब हम चर्चा करेंगे कानून और परंपराओं में क्या अंतर है। कानून और परंपराओं में अंतर की जब हम बात करते हैं तो संविधान की विधियों, कानून और संविधान की परंपराओं में सुनिश्चित विभाजन रेखा खींचना कठिन है। इसका कारण है दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग है। ब्रिटिश नागरिक दोनों के प्रति समान निष्ठा रखते हैं और दोनों का समान रूप से पालन किया जाता है। आम जनता इनके बीच अंतर को नहीं समझ पाती, परंतु राजनीति विज्ञान के अध्येताओं के लिए यह अंतर समझना आवश्यक है। कानून संसद के द्वारा बनाए जाते हैं जबकि परंपराएं आवश्यकतानुसार संयोगवश ही उत्पन्न हो जाती है। कानून लिखित होते हैं और परंपराएं अलिखित होती है। कानून न्यायालय द्वारा लागू किए जाते हैं किंतु परंपराएं न्यायालय द्वारा लागू नहीं की जाती है। कानून निश्चित और स्पष्ट होते हैं जबकि परंपराएं अनिश्चित और अस्पष्ट होती है। जेनिंग्स ने दोनों का अंतर बताते हुए लिखा है कि परंपराएं किसी संविधान के अत्यंत मौलिक नियमों के समान हैं क्योंकि प्राय वे आम जनता की स्वीकृति पर निर्भर होती है। लिखित संविधान इसलिए कानून नहीं होता कि वह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा तैयार किया जाता है, वह इसलिए कानून होता है कि उसे स्वीकार कर लिया होता है। वस्तुतः कानून और परंपराओं का यह भेद सैद्धांतिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण है। व्यावहारिक रूप से ब्रिटेन में परंपराओं का पालन कानूनों के तुल्य होता है। जैसा कि जेनिंग्स ने लिखा है, क्या कानून और क्या परंपराएं, ये मुख्यतः पारिभाषिक प्रश्न है। इनके उत्तर के लिए इस बात का कोई विशेष महत्व नहीं है कि कोई न्यायिक निर्णय न्यायिक अधिकारियों द्वारा अभिज्ञात है या नहीं। अब हम चर्चा करेंगे परंपराओं के प्रकार की। परंपराएं नीति वाक्य है न कि विधियाँ। जैसा कि डायसी का कथन है, एक नए और दस्तावेजी संविधान में उनमें से कुछ संभवतः विधि का रूप ग्रहण करेगी और अन्य लुप्त हो जाएगी। संविधान की परंपराओं की पूर्ण सूची बनाना असंभव है क्योंकि अपने स्वरूप से ही वे वृद्धि और ह्रास की प्रक्रियाओं के द्वारा बराबर बदलती रहती है, किंतु उनका वर्गीकरण निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। सम्राट से संबंधित परंपराएं, नंबर 2 संसद से संबंधित परंपराएं, नंबर 3 मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं, नंबर 4 राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। अब हम सम्राट से संबंधित परंपराओं की चर्चा करेंगे। ब्रिटिश सम्राट लोक सदन में बहुमत दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करेगा, उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। नंबर 2 मंत्रिमंडल सम्राट मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। नंबर 3 सम्राट को यदि सैद्धांतिक दृष्टि से विधेयकों पर वीटो प्राप्त है, परंतु पिछले 296 वर्षों से किसी भी सम्राट ने विधेयक पर अपने वीटो का प्रयोग नहीं किया आता है, यह परंपरा बन गई कि सम्राट वीटो का प्रयोग नहीं करेंगे। सम्राट द्वारा प्रशासन कार्य अपने मंत्रियों के परामर्श से करेंगे। सम्राट को यदि लोक सदन को भंग करने का अधिकार सैद्धांतिक रूप से प्राप्त है, परंतु अब यह अधिकार परंपरा स्थापित हो गई है कि सम्राट इस शक्ति का प्रयोग केवल प्रधानमंत्री के परामर्श से करेगा। प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर सम्राट विरोधी दल के नेता को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित करता है। संसद से संबंधित परंपराएं, नंबर 2 संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होना चाहिए। लॉर्ड सभा का अधिवेशन जब अपील के न्यायालय के रूप में होता है, तब कानूनी लॉर्डों को उसमें अवश्य सम्मिलित किया होना चाहिए। नंबर 3 लोक सदन का अध्यक्ष, जिसे वहाँ स्पीकर कहा जाता है, राजनीतिक दृष्टि से निर्दलीय होता है। वह अपनी निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध चुना जाता है तथा अपने निर्णायक मत का प्रयोग बहुत कम और इस प्रकार करता है कि सदन स्वयं निर्णय कर सके। कानून बनने से पहले प्रत्येक विधेयक के 3 वाचन होना आवश्यक है। धन विधेयक सबसे पहले लोक सदन में शुरू किया जाए।
नंबर 3, मंत्रिमंडल से संबंधित परंपराएं। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सदस्यों में से मंत्रिमंडल गठन करता है। नंबर 2, प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। नंबर 3, मंत्रिमंडल की कार्रवाई और निर्णय गुप्त रखे जाते हैं। नंबर 4, मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास संपूर्ण मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास माना जाता है। नंबर 5, किसी भी मंत्री के विरुद्ध लोक सदन में अविश्वास का प्रस्ताव होने पर संपूर्ण मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। राष्ट्रमंडल से संबंधित परंपराएं। राष्ट्रमंडल के सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन राजा रानी करेंगे। किसी भी उपनिवेश के संबंध में संसद तभी कानून बनाएगी जब उपनिवेश की ओर से कोई लिखित प्रार्थना प्राप्त हो। राष्ट्रमंडल संबंधी विषयों पर राजा अपने राष्ट्रमंडलीय मंत्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। अब हम चर्चा करेंगे परंपराओं का पालन क्यों किया जाता है। इंग्लैंड में परंपराओं का पालन उसी प्रकार किया जाता है जिस प्रकार अमेरिका में संविधान के प्रावधानों का पालन किया जाता है। परंपराएं कानून नहीं है तो भी उसका पालन उसी प्रकार क्यों किया जाता है जिस प्रकार कानून का पालन किया जाता है। अनेक विद्वानों ने इस पर विचार प्रकट किए हैं। डायसी इस संबंध में डायसी का विचार है कि परंपराएं और कानून एक दूसरे पर आश्रित है। यदि परंपराओं को तोड़ा जाए तो कानूनी व्यवस्था स्वयं ही टूट जाएगी। उदाहरणार्थ, यदि संसद का अधिवेशन वर्ष में एक बार नहीं किया जाता है तो देखने में केवल ये परंपरा ही टूटेगी किंतु वास्तव में कानून भी टूट जाएगा। प्रतिवर्ष संसद का अधिवेशन यदि नहीं बुलाया जाता तो उसमें कई कानूनी उलझन उत्पन्न हो जाएगी। न तो बजट स्वीकृत हो पाएगा, न सेवा संबंधी कानून का निरीक्षण होगा। यदि संसद का अधिवेशन न बुलाया जाए तो दोनों कानूनी व्यवस्था भंग हो जाएगी। अनधिकृत धन से सेना का वेतन आदि देना गैर कानूनी हो जाएगा। सारी शासन व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। हेलो। हाँ, नमस्कार। हाँ, बोलो जी। हाँ, बोलो। अच्छा। हाँ, अनिवार्य। हम्म। हाँ, बच्चा करवा दे या कोई बच्चा का उसको सेक्शन वैक्शन सारा पता होता है तो बच्चे को भेज दो। नहीं, कोई दिक्कत विक्कत होते फिर उससे पूछ लेते हैं ना। वो बात ये है ना, कोई सब्जेक्ट की कमी बेशी और कोई बात हो तो वो पूछ ले, उससे पता होता है ना। कॉलेज रिकॉर्ड में जो मिलता है ना वो भरे जाते हैं, अपने मनमर्जी से नहीं भर सकते। हम्म। हम्म। हाँ। ना तो ये कॉलेज में रेगुलर है। प्राइवेट तो कुछ भी भर सकता है। हम्म। 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 हाँ, तो हार्ड कॉपी जमा होगी ना, कॉलेज कॉलेज में जमा होती है, 200 रुपये फीस लगेगी। विकास शुल्क। हम्म। हाँ, ये एक्स्ट्रा होती है। हम्म। हाँ, हाँ।